हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल शुभम लेक्चरर पे। तो स्टूडेंट, आज का ये क्लास बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। मैंने सोचा क्यों ना जो भी स्टूडेंट 2027 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, क्यों ना हम इस वीडियो में पूरा हिंदी व्याकरण जो है एक ही वीडियो में आपको पढ़ा दें। हमारा टारगेट है इस बार हिंदी में मिशन 95 प्लस का, मतलब 95 प्लस का हमारा हिंदी में टारगेट है। और ये जो हमारा क्लास है ना, बहुत ही ज्यादा स्पेशल होगा। आपका जो टारगेट है मिशन 95 प्लस ना, उसमें ये बहुत बड़ा योगदान देने वाला है। अब ये क्लास इतना ज्यादा खास क्यों है बच्चों? आखिर ये क्लास जो है हमारा इतना खास क्यों है? क्योंकि इस क्लास में हम हिंदी व्याकरण, यानी कि हमारे हिंदी के पेपर में जो खंड खा में हिंदी व्याकरण आता है ना, पूरे हिंदी व्याकरण का एक ही वीडियो में खात्मा करेंगे और बोर्ड एग्जाम में आपका 36 नंबर इस वीडियो में कंप्लीट करवाएंगे। कितने नंबर? पूरे के पूरे 36 नंबर। तो भैया ये तो अभी शुरुआत है। लक्ष्य 95% है और पूरा हिंदी व्याकरण जो है इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। जीरो से हीरो बनाना हमारा काम है। आपको जीरो से हीरो बनाएंगे ना, और जब रिजल्ट आएगा आप भी कहेंगे कि शुभम सर से पढ़कर हमने हिंदी में 100 में 95 प्लस अचीव किया है। तो बस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हम इस क्लास में आखिर क्या पढ़ेंगे। हम इस क्लास में कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं, सबसे पहले हम ये जान लेंगे। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर जी लाइव क्लास आप क्यों नहीं दे रहे हैं? भैया थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू था जिसके कारण आज हम लाइव क्लास नहीं ले पाए, लेकिन आपके लिए रिकॉर्डेड क्लास हम दे रहे हैं ताकि हमारे बच्चों की जो तैयारी है ना वो प्रॉपर होती रहे। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी के टोटल 9 टॉपिक को। कितने टॉपिक? टोटल 9 टॉपिक हम कवर करेंगे। अब देखिए कौन कौन से टॉपिक होंगे, एक दो नहीं, पूरे 9 टॉपिक हैं। देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुहावरे एवं लोकोक्तियों को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बच्चों मुहावरे एवं लोकोक्तियों को। ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में टोटल 2 नंबर का आता है। तो हमने सोचा क्यों ना आज 2 नंबर कवर करा दें। बोर्ड एग्जाम में अगर टॉपर बनना है ना, तो अभी से पढ़ना शुरू कर दो बच्चों, क्योंकि किस्मत के सितारे तभी चमकेंगे जब नींद अधूरी होगी। अभी से मेहनत करोगे तो आप सभी के लिए अच्छा है। अब ये सोचोगे कि यार 2 महीने बचेगा एग्जाम तब पढ़ लेंगे, तो इससे काम नहीं बनने वाला। मेहनत शुरू कर दो। ठीक है, चलो दूसरा हम पढ़ेंगे आपठित गद्यांश। भैया पूरे 5 नंबर का ये आता है। बहुत ही स्पेशल क्लास है बच्चों। अगर आपको हमारे पेड क्लास से ज्वाइन होना है, बैच से ज्वाइन होना है, तो प्ले स्टोर से सीक्रेट टॉपर ऐप डाउनलोड कर लेना। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, जाकर देख लेना। ठीक है, उसमें आपको पेड क्लासेस भी मिल जाएंगे। उसके बाद में शब्द युग्म पढ़ेंगे बच्चों 2 नंबर का। अनेकार्थी शब्द 2 नंबर के आते हैं। इन सबके क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे, ऐसे बताते नहीं जाएंगे भैया कि ये टॉपिक पढ़ेंगे और पढ़ाएं भी ना, ऐसा नहीं है। हम आपको साथ में पढ़ाते हुए भी चलेंगे। ठीक है, अब लाइव क्लास नहीं है कि मैं कमेंट आप सभी का पढ़ूंगा, आप लोग बस तैयारी करते रहो। ऐसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ेंगे 2 नंबर। वाक्य संशोधन 2 नंबर। रस छंद अलंकार 2-2 नंबर का तीनों आता है 6 नंबर। इन सबको आज हम कवर करेंगे। अरे कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। जिस दिन आपने ठान लिया ना कि इस बार हम 95% प्लस लेकर आएंगे, कोई भी नहीं रोक सकता बच्चों, कोई भी नहीं। देखो अगला पढ़ेंगे पत्र लेखन 6 नंबर और निबंध पढ़ेंगे पूरे 9 नंबर का। यानी कि टोटल अगर जोड़े तो 5 2 7 2 9 2 11 2 13 2 15 6 21 6 27 और 9 36 नंबर के टोटल आज हम टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले आप लोग देखिए भैया मुहावरे एवं लोकोक्तियों को। टोटल ये 2 नंबर का आता है और अभी है शुरुआत हमारी। अभी तो पार्टी शुरू हुई है बच्चों, ये हमारी शुरुआत है अभी। और शुरुआत में हम बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं लेंगे, लेकिन हाँ
कैसे पूछा जाता है, कैसे आंसर दिया जाता है, वो पैटर्न हम आपको जरूर बता देंगे। ठीक है, वो पैटर्न हम आपको बता देंगे कैसे क्या करना है एग्जाम में जाके। तो सबसे पहले देखो, जैसे एक मुहावरा दिया गया है, ईद का चांद होना। आपने सुना होगा ईद का चांद होना। आपको ऐसे ही क्वेश्चन दिया जाएगा। करना क्या है, इसका पहले अर्थ लिखना है, फिर वाक्य प्रयोग करना है और 2 नंबर आपको मिल जाएगा। बोर्ड एग्जाम में आपको एक ही करना है। वैसे बाय द वे हम यहां पे आपको 2 बता रहे हैं, लेकिन करना एक ही है। ठीक है, तो देखो ईद का चांद होना मतलब इसका अर्थ होगा अधिक दिनों में दिखाई देना। अधिक दिनों में दिखाई देना या बहुत दिनों बाद दिखाई देना। जैसे वाक्य प्रयोग कर दो, ऐसे हेडिंग डाल के देखो, भाई विपिन जब से तुम इंजीनियर बने हो ईद का चांद हो गए हो। जैसे कोई भी लड़का है या कोई भी लड़की है ना, जब वो बाहर पढ़ने के लिए जाता है और कुछ बन जाता है ना, तो क्या वो दोबारा अपने गांव जल्दी बहुत कम आता है। तो कुछ लोग कहते हैं आसपास के, भाई तुम इतने बिजी हो गए हो कि ईद का चांद हो गए हो, मतलब दिखाई नहीं दे रहे हो। तो आपको करना क्या है बच्चों, आपको जो आपका क्वेश्चन है ना, उसको वाक्य में प्रयोग कर देना है, वाक्य प्रयोग हो जाएगा। समझ में आ गया। जैसे देखो ईद का चांद होना, इस क्वेश्चन को आप वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, जैसे देखो अधिक दिनों में दिखाई देना, वाक्य प्रयोग, भाई विपिन जब से तुम इंजीनियर बने हो ईद का चांद हो गए हो। देखो क्वेश्चन आपका जो था ना, ईद का चांद होना, वो इस वाक्य में प्रयोग हो चुका है। तो वाक्य प्रयोग बिल्कुल सही है और 2 नंबर आपका बिल्कुल 100% कंप्लीट है। ठीक है, बाकी मैं क्वेश्चंस बताता रहूंगा। जब तक आपको हम टॉपर नहीं बना देते ना, हम चैन की नींद नहीं सोएंगे भैया, क्योंकि हमारा टारगेट यही है कि इस बार हर एक बच्चा 95% प्लस पार। चलो दूसरा क्वेश्चन देख लो बच्चे पार्टी। दूसरा है लोकोक्तियां। जैसे मुहावरे होते हैं, ईद का चांद होना। ठीक है, ऐसे और भी कई मुहावरे हैं। ठीक है, समझ में आया। तो दूसरा हमारा है लोकोक्तियां। जैसे अधजल गगरी छलकत जाए, पढ़ने से ही लग रहा है कि ये मुहावरे नहीं जबकि लोकोक्तियां हैं। ठीक है, क्या है, लोकोक्तियां हैं। तो देखो कम होने पर अधिक का दिखावा करना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, जिनको ज्ञान तो बहुत कम होता है, लेकिन इतना बोलेंगे ना, ऐसा लगेगा भाई ये तो डीएम एसडीएम है। ठीक है, मतलब इनको बहुत ज्यादा ज्ञान है। आपके क्षेत्र में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है भैया, कोई ना कोई जरूर होगा। ज्ञान चाहे भले ही कम हो, लेकिन बोलने में सबसे आगे भाई, अपनी बातों के आगे किसी का बात नहीं रखने देता होगा। ऐसे बंदे होते हैं हर जगह। तो अधजल गगरी छलकत जाए मतलब कम होने पर अधिक का दिखावा करना। ज्ञान तो उसके पास कम है, लेकिन बोलेगा इतना, ऐसा लगेगा भाई बहुत ज्यादा जानकार है, भाई विद्वान है। ठीक है, वाक्य प्रयोग देख लो बच्चों। नरेश कमाता तो है 3,000 रुपए महीने और 5,000 रुपए का सूट बनवा लिया, जैसे बड़ा धनी हो। इसी को कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। मतलब उसके पास पैसे नहीं है, वो कमाता है सिर्फ 3,000 रुपए और बताओ 6,000 रुपए का सूट बूट पहन के घूम रहे हैं। यही होता है घर फूक कर तमाशा देखना। जब पैसे ना हो ना, तो अपने लिमिट में कार्य करना चाहिए। तो 3,000 रुपए तो ये कमा रहे हैं, लेकिन 6,000 रुपए का सूट बनवा कर पहन रहे हैं। अब महीने में 3,000 सैलरी है, 2 महीने में 6,000। अब ये 2 महीने की सैलरी से एक कपड़ा खरीद लिए हैं। इसी को कहा जाता है भाई, इन्वेस्टमेंट भी पैसे की बहुत सोच समझ के करना चाहिए। जब आगे जाओगे ना आप लोग ना, तब आपको पता चलेगा कि भाई पैसों को बचाना बहुत जरूरी है। जैसे आप लोग आज तो एंजॉय कर रहे हो भाई, मम्मी पापा जो आपके पापा हैं पैसे तो दे रहे हैं, जाओ बेटा फीस जमा कर दो, पढ़ाई कर दो। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि वो पैसे कहां से लेकर आ रहे हैं, उनकी कंडीशन क्या है? क्या उनके पास इतने पैसे हैं जो वो हमें फटाफट फीस दे रहे हैं? कभी कंडीशन समझा? जो बच्चे समझते हैं ना, वही टॉपर बनते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर हमारे पेरेंट्स हमारे लिए इतना मेहनत कर रहे हैं ना, तो क्या मैं उनके लिए पढ़ाई नहीं कर सकता कुछ देर बैठ के? उनको वो सोचते हैं और वही टॉपर बनते हैं एक दिन। तो आपको भी सोचना पड़ेगा, अपने माइंडसेट में चेंजेस लाना होगा, तभी आप 2027 में टॉपर बन पाओगे बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। आगे देखो, एक आता है आपठित गद्यांश। 2 नंबर तो हमने कंप्लीट कर दिया बच्चों ना, लेकिन अब बारी आती है आपठित गद्यांश की। मतलब ऐसे गद्यांश जो आपके चैप्टर में नहीं होंगे। जैसे हिंदी के गद्य में मैंने बताया फर्स्ट क्लास में कि राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का गद्यांश बताया, तो वो राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से है। लेकिन आपठित का मतलब जो आपने नहीं पढ़ा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? इतना आसान वे में मैं समझा रहा हूं, अब नहीं समझ में आया भैया ना,
तो क्या करोगे, चुल्लू भर पानी ले लेना, डूब जाना। ठीक है, चलो देखें भैया, इसको आपठित गद्यांश 5 नंबर का आता है। इसमें होता क्या है बच्चा पार्टी, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। देखो, एक आपको गद्यांश दिया जाएगा, ऐसा गद्यांश जो आपके सिलेबस में नहीं होगा, बाहर से दिया जाएगा, और उसके नीचे एज अ गिफ्ट के रूप में आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। जैसे ये जो 3 क्वेश्चन होंगे ना, इसका आंसर हमें फ्लिपकार्ट या अमेजोन से नहीं मंगाना है, हमें इन तीनों क्वेश्चन का आंसर इसी गद्यांश में ढूंढना है, और इसका आंसर जाके फिर आपको कुछ ऐसे लिखना है। लेकिन आखिर कैसे आप आंसर को ढूंढेंगे वो मैं बता देता हूं। भाई, टॉपर बनना है, बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है, तो मेहनत करना पड़ेगा, और हम आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं, सिर्फ आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, चलो तो देखो, इसको पढ़ते हैं ध्यान से, फिर क्वेश्चन का आंसर हम ढूंढेंगे। ठीक है, देखो, जिस प्रकार सुखी होने का प्रत्येक प्राणी को अधिकार है, उसी प्रकार मुक्तांक होने का भी। पर कार्य क्षेत्र के चक्रव्यूह में पढ़कर जिस प्रकार सुखी होना प्रयत्न साध्य होता है, उसी प्रकार निर्भय होना भी। निर्भयता के संपादन के लिए 2 बातें अपेक्षित होती हैं। पहली तो ये कि दूसरों को हमसे किसी प्रकार का भय या कष्ट ना हो, और दूसरी ये कि दूसरे हमको कष्ट या भय पहुंचाने का साहस ना कर सकें। इनमें से एक का संबंध उत्कृष्टशील से है, और दूसरी का शक्ति और पुरुषार्थ से। इस संसार में किसी को न डराने से ही डरने की संभावना दूर नहीं हो सकती। मतलब भाई, कोई हमें आपका देखो, निर्भयता के संपादन के लिए 2 बातें अपेक्षित होती हैं। सबसे पहली ये कि दूसरे हमको किसी भी प्रकार का भय या कष्ट ना पहुंचा सकें, और दूसरा ये कि हमारे कारण किसी को भी भय या कष्ट ना पहुंचे। ठीक है, आगे देखो, साधु से साधु प्रकृति वाले को क्रूर लोभियों और दुर्जनों से क्लेश पहुंचता है, अतः उनके प्रयत्नों को विफल करने या भय संचार द्वारा रोकने की आवश्यकता से हम बच नहीं सकते। अब देखो, इसमें कुछ करना नहीं है बच्चों, ये फिजिक्स नहीं है कि क्वेश्चन दे दिया गया न्यूमेरिकल लगाना, ये केमिस्ट्री नहीं है कि रिएक्शन है न्यूमेरिकल है, ये हिंदी है। हिंदी में करना क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और नंबर भाई बरसेंगे। बोर्ड एग्जाम में जब कॉपी लिख कर आओगे ना, नंबर बरसेंगे ऊपर से। देखो, सबसे पहले ध्यान से समझो, क्वेश्चन क्या है पहला, सुखी होने के साथ और क्या होना प्रयत्न साध्य होता है। जैसे ये 1 नंबर का आ गया, ये 2 नंबर का आ गया, ये 2 नंबर का आ गया, तो टोटल 5 नंबर हुआ कि नहीं हुआ, टोटल 5 मार्क्स हुए कि नहीं हुए। बिल्कुल फ्री के नंबर है। अभी कैसे ढूंढना है वो मैं आपको बताऊंगा। मैंने कहा ना कि हमने प्रण ले रखा है कि इस बार 95% प्लस। ठीक है, अब आप लोग प्रण लीजिए कि जो हमारे पेरेंट्स हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, हम भी उनके लिए पढ़ाई कर सकें, और जैसे टॉपर बनते हैं भाई, वैसे हम भी एक दिन टॉपर बनकर निकले। मीडिया वाले आए, भाई अंकित तुमने ऐसा कैसे किया, क्या स्ट्रेटेजी थी तुम्हारी, आपसे भी लोग क्वेश्चन करें। ऐसा खुद को बनाइए भाई, आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, बल्कि भीड़ जिसके लिए खड़ी होगी ना, वो आपको बन के दिखाना है। तो पहला क्वेश्चन है, सुखी होने के साथ और क्या होना प्रयत्न साध्य होता है। तो देखो इसका आंसर, देखो यहीं पे है भैया। कहां आंसर है, देखो यहां देखो, पर कार्य क्षेत्र के चक्रव्यूह में पढ़कर जिस प्रकार सुखी होना प्रयत्न साध्य होता है, उसी प्रकार निर्भय होना भी। मतलब यहीं पे आंसर छिपा है। सुखी होने के साथ निर्भय होना भी प्रयत्न साध्य होता है। आपको सुखी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप निर्भय भी रहें, किसी से ना डरें भाई, ना किसी को डराएं, ना किसी से डरें। ठीक है, तो देखो यही वाला आंसर लिखेंगे अभी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, निर्भयता के संपादन के लिए क्या करना अपेक्षित है। नहीं आंसर ढूंढ पा रहे हो भैया, छोटे बच्चे नहीं हो, लेकिन ट्रिक इसका भी होता है। देखो, निर्भयता के संपादन अपेक्षित, ये सब कीवर्ड है। इस कीवर्ड को आप गद्यांश में ढूंढो, जहां भी मिल जाए भाई आंसर उठाकर लिख दो, बहुत सिंपल होता है। चलो देखते हैं। ठीक है, इसका आंसर कहां, ये देखो, निर्भयता के संपादन के लिए 2 बातें अपेक्षित होती है। पहली तो ये कि दूसरों को हमसे किसी भी प्रकार का भय या कष्ट ना हो, और दूसरी ये कि दूसरे हमको कष्ट या भय पहुंचाने का साहस ना कर सके। यही आंसर लिखना है मेरे प्यारे रसगुल्लो, यही आंसर आपको लिखना है। देखो सिंपल है कि नहीं है सिंपल ना, बिल्कुल हलवा है भाई, रखा है, चिम्मच उठाओ खा लो, काम खत्म है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ बच्चों। तीसरा, शील, शक्ति और पुरुषार्थ जैसी वृत्तियों का संबंध किससे है।
तो यहीं पे तो लिखा है भाई, देखो ये कहां है, इनमें से एक का संबंध उत्कृष्टशील से है और दूसरी का शक्ति और पुरुषार्थ से। ठीक है, बस यही उठा के आपको लिख देना है। मतलब पहली ये कि दूसरों को हमसे किसी भी प्रकार का भय ना हो, इसका संबंध उत्कृष्टशील से है, और दूसरी ये कि हमको कष्ट या भय पहुंचाने का कोई साहस न कर सके, इसका संबंध पुरुषार्थ से है भाई। ठीक है, आपका पावर मतलब आपका पुरुषार्थ। ठीक, तो यही आपको लिखना है। चलो हम बताते हैं आपको, जब इसका आंसर लिखना ऐसे लिख देना, जिस प्रकार सुखी डॉट 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 करके बच नहीं सकते, ऐसे लिखना है। देखो ये, जिस प्रकार सुखी डॉट 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 बच नहीं सकते। पहला क्वेश्चन देख लो बच्चों, पहले क्वेश्चन का आंसर आप देखो ध्यान से। पहला क्वेश्चन था कि सुखी होने के साथ और क्या होना प्रयत्न साध्य होता है, तो मैंने बताया अभी आंसर, सुखी होने के साथ निर्भय होना प्रयत्न साध्य होता है। एक नंबर कंप्लीट हुआ कि नहीं, बिल्कुल फ्री का आंसर ढूंढना मैंने बता दिया। दूसरा, निर्भयता के संपादन के लिए क्या करना अपेक्षित है। अगर हम पूरा हिंदी व्याकरण लेकर चल रहे हैं ना, तो सारे टॉपिक हम कवर भी कराएंगे। मैं कहता रहता हूं भाई, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो निर्भयता के संपादन के लिए क्या करना अपेक्षित होता है बच्चा पार्टी। तो देखो, निर्भयता के संपादन के लिए दो बातें अपेक्षित होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली तो ये कि दूसरों को हमसे किसी प्रकार का भय या कष्ट ना हो, मतलब दूसरे लोगों को हमसे किसी प्रकार का भय और कष्ट ना हो, दूसरे लोग हमारे कारण ना तो डरे और ना ही कष्ट हो उनको। ठीक है, दूसरी ये कि दूसरे हमको कष्ट या भय पहुंचाने का साहस ना कर सके, तो 2 नंबर इसका भी कंप्लीट है। तीसरा क्वेश्चन है, शील, शक्ति और पुरुषार्थ जैसी वृत्तियों का संबंध किससे है। मैंने बताया किसी को हमसे किसी भी प्रकार का भय या कष्ट ना हो, इसका संबंध शील से है, और कोई दूसरा हमको कष्ट या भय पहुंचाने का साहस न कर सके, इसका संबंध शक्ति और पुरुषार्थ से है। हो गया, कंप्लीट है। 5 नंबर फिक्स है। कुछ बच्चे कहेंगे सर जी स्क्रीनशॉट लेने दीजिए, ले लीजिए भैया स्क्रीनशॉट, मौका है आपके पास। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। ठीक है, इसका भी ले लीजिए, मतलब स्क्रीनशॉट लेकर रखिए भाई, और बाकी नोट्स आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे अपने सीक्रेट टॉपर ऐप में। जाओ फटाफट डाउनलोड करो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। चलो भैया अगला, शब्द युग्म पे आ जाओ बच्चों। 2 नंबर का ये आता है। शब्द युग्म का मतलब होता क्या है, आज ही जान जाओ, पूरे साल जानने की जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि तरीका आज ही समझ गए ना तो पूरे साल एंजॉय करो। क्या करना है, देखो, अनल, अनिल, आपको 2 शब्द दिए गए। शब्द युग्म का मतलब, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, तो आपको 2 शब्द दिए गए हैं, अनल, अनिल। 2 शब्द है कि नहीं है, दोनों का जोड़ा है कि नहीं है। आपको बताना है कि इसका सही अर्थ क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है बच्चों। सबसे पहला है पृथ्वी और आकाश, सेकंड है अग्नि और वायु, थर्ड है जल और वायु, फोर्थ है पानी और आग। तो इसका राइट आंसर होगा अग्नि और वायु। अनल का मतलब होता है अग्नि, अग्नि का मतलब आग, पता है कि नहीं पता है। ठीक है, और अनिल का मतलब होता है वायु। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चे पार्टी, अग्नि और वायु। समझ में आ रहा है। अब नहीं समझे तो कब समझोगे भाई, इतना आसान तरीके से हम बता रहे हैं। ठीक है, देखो चलो हो गया, तो अग्नि और वायु इसका सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देख लो बच्चों, भवन भुवन, इसका सही अर्थ क्या होगा। घर और संसार, लोक और परलोक, ग्राम और जगत, इनमें से कोई नहीं। भवन का मतलब होता है घर, इसी से आप समझ जाओगे भैया कि कहीं और घर नहीं है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। भवन का मतलब घर, भुवन का मतलब संसार। तो दूसरे का फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है कि नहीं सही है, सही है कि नहीं सही है। सारे बच्चे कमेंट करेंगे बच्चों, आपके कमेंट का इंतजार रहता है, और वीडियो को लाइक कर देना। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं भाई। एक जगह मैं गया ना, एक बच्चा पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई करते करते क्या कर रहा था भाई, बुक लिया था और सामने मम्मी पापा बैठे हैं, सामने मम्मी पापा बैठे हैं, पेरेंट्स बैठे हैं, बुक लिया है बढ़िया, और बुक ऐसा खोले है ना, अंदर फोन रखा है, बढ़िया फोन चला रहा है। मम्मी पापा को क्या लग रहा है कि बच्चा पढ़ रहा है, उसको क्या पता कि मैं अपने पेरेंट्स को मूर्ख नहीं बना रहा हूं, मतलब खुद की जिंदगी में बर्बाद कर रहा हूं, है कि नहीं है। अरे फोन आप चला रहे हो, आपके पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं किसके लिए, वो चाहते हैं कि आप ही का भविष्य उज्जवल हो। ठीक है, जब आप किसी लायक हो जाओगे ना, तब तक वो बुढ़े हो चुके होंगे। तो वो अपने लिए नहीं पढ़ाते भाई,
सब स्वार्थी हो सकते हैं, ये पूरी दुनिया स्वार्थी हो सकती है ना, लेकिन पेरेंट्स जो है कभी स्वार्थी नहीं हो सकते। एक पेरेंट्स ही है जो चाहता है कि आप बहुत आगे जाए, एक पिता ही है जो चाहता है कि मेरा बेटा जो है ना वो हमसे भी आगे जाए। ठीक है, कहा नहीं गया है कि मम्मी जब अपने बच्चे को लेती हैं तो गोद में लेती हैं, ठीक है, लेकिन जब पापा लेते हैं ना तो कंधे पर बिठाते हैं। वो सोचते हैं ना, इसका अर्थ ये है कि वो चाहते हैं जो दुनिया मैं ना देख पाया ना, जहां तक मैं ना पहुंच सका, मेरा बेटा वहां तक पहुंच के दिखाएगा। ठीक है, ऐसा समझ लीजिए। चलो भैया आगे बढ़ो, तो मेहनत कर दो भाई। हम कौन हैं? हम तो हवा के झोंके हैं भाई, आपको समझाने आए हैं कि बेटा पढ़ो, आप भी टॉपर बनो, आपके भी पेरेंट्स को बुलाया जाए सम्मान समारोह में और माला पहनाया जाए उनको भी। ठीक है, उनको भी गौरवान्वित करो भाई, सीने से गर्व से सीना ऐसे चौड़ा हो जाए। ठीक है, वो हम आप ही के लिए बता रहे हैं। अगला टॉपिक है अनेकार्थी शब्द। बच्चों, अनेकार्थी शब्द का मतलब पढ़े होंगे पर्यायवाची शब्द, मतलब एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, इसको हम बोलते हैं अनेकार्थी शब्द। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है? अनेकार्थी शब्द का मतलब एक ही शब्द के अनेक अर्थ, कई अर्थ। जैसे देखो नाग, नाग को हम क्या क्या बोलते हैं? सर्प, हाथी, नागेश्वर। आपको किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखने होते हैं और मैं आपको तीन तीन अर्थ बता रहा हूं। क्यों? ताकि एक्स्ट्रा रहे भाई, अगर मान लो एक भूल भी जाओ तो दो तो याद रहे। ठीक है, दूसरा है शिव। शिव भगवान को हम क्या बोलते हैं? महादेव, हर हर महादेव। ठीक है, तो महादेव बोलते हैं महेश, मंगल, सुख, कल्याण, ये सब बोलते हैं भाई महेश, यानी कि महादेव को। ठीक है, शिव जी को, शंकर भगवान को। समझ में आ रहा है? कई नाम है भैया, हमारे भगवान जी के कई नाम हैं, लेकिन है तो एक ही ना, है तो सब एक ही। चलो आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पे आ जाओ। ये क्या होता है बच्चों? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मतलब जैसे देखो ध्यान से, पहला है जिसके समान दूसरा ना हो, उसको क्या बोलेंगे? जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसको एक शब्द में हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट है अद्वितीय, सेकंड है अतुलनीय, थर्ड है श्रेष्ठ, फोर्थ है असमान। अरे भैया अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा ना हो भैया ना, उसको अद्वितीय बोलेंगे, मतलब उसके समान कोई दूसरा है ही नहीं, वो होगा अद्वितीय। ठीक है, दूसरा रास्ता दिखाने वाला, वो कौन होता है? रास्ता दिखाने वाला, दूरदर्शी, समदर्शक, मार्गदर्शक या फिर प्रियदर्शी, बताओ कौन होता है? जैसे हम आपको रास्ता दिखा रहे हैं बच्चों कि इस रास्ते से चलो आप टॉपर बनोगे, तो हम कौन है? रास्ते को और क्या बोलते हैं? मार्ग। तो यहां पे ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा कि नहीं सही होगा? मार्गदर्शक ही तो सही होगा, क्योंकि रास्ते को हम मार्ग बोलते हैं, अब उसको दिखाने वाला मतलब दर्शक, तो मार्गदर्शक। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है, जैसे कहते हैं ना हिंदी है तो हिंदी की तरह सिंपल भी है, बस आप लोग बने रहे। चलो अगला देखो बच्चों, वीडियो को लाइक करते हुए चलो, क्लास बोरिंग नहीं होनी चाहिए भाई, एनर्जी हाई होनी चाहिए, और ऐसे आप बिहेव करो भैया ना कि हमें टॉपर बनना ही बनना है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। किसी को मत बताओ भाई कि मेरा टारगेट 2027 में 95% का है। लोग सुनना कम, देखना ज्यादा पसंद करते हैं। आप कहोगे भाई अरे यार मैं टॉपर बनूंगा, कोई नहीं मानेगा। जिस दिन करके दिखा दिया भाई ना, वही लोग लाइन लगाकर आपके घर के सामने खड़े होंगे। ठीक है, तो बोलने से कुछ नहीं होता, उसको करके दिखाना होता है। वाक्य संशोधन भी 2 नंबर का आता है, मतलब होता क्या है समझ लो। आज मैं परिचय करा रहा हूं हिंदी व्याकरण का, क्या इस वीडियो को देखने से ही 36 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे? ऐसा नहीं है बेटा, अभी ऐसे ऐसे न जाने कितने स्पेशल वीडियोस मैं आपको दूंगा, क्योंकि अगर 2-2 क्वेश्चन देखने से 36 कंप्लीट हो जाते तब तो मैं आज ही खत्म कर देता, फिर आगे क्यों पढ़ाता? ऐसा नहीं होता है। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे और कैसे आपको आंसर लिखना है। ठीक है, देखो वाक्य संशोधन, संशोधन का मतलब क्या होता है? संशोधन का मतलब होता है सही करना। जैसे कहा जाता है ना भाई अपने आधार कार्ड में संशोधन करा लो, मतलब जो चीजें गलत है उसको सही कर दो। तो वाक्य संशोधन का मतलब वाक्य में जो चीजें गलत है उसको सही कर दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत सिंपल है। तो जैसे श्याम और मोहन बात कर रहा है, ये गलत है, ये सही है। श्याम और मोहन बात कर रहे हैं, क्योंकि भाई 2 लोग हैं, आप पढ़ने से ही आपको पता चल जाएगा। देखो श्याम और मोहन बात कर रहा है, ये थोड़ी ना होगा कर रहे हैं, ये अच्छा बैठेगा। तो आप बोलने से ही गलतियां निकाल सकते हो भाई। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी के बारे में तो पता ही है सबको। दूसरा
आपकी पुत्री पद्मा बहुत बुद्धिमान है। अरे भैया, लड़कियों के लिए, फीमेल के लिए हम बुद्धिमान का यूज नहीं करते हैं, इसके लिए हम बुद्धिमती का यूज करते हैं। आपकी पुत्री पद्मा बहुत बुद्धिमती है, ये सही है। तो समझ में आया क्या होता है वाक्य संशोधन। वाक्य में कहीं ना कहीं गलतियां होंगी, उसको सही करके लिख दो बच्चों, वही होता है वाक्य संशोधन। ओके, क्लियर है यहां तक? चलो भैया आगे बढ़ते हैं, हटा देते हैं इसको। ये है, देखो भैया, अब आते हैं रस छंद अलंकार पे। देखो, रस छंद अलंकार का क्लास मैं हर साल बच्चों को देता हूं ना, और 6 नंबर कंप्लीट करा देता हूं चुटकियों में। अरे रस में करुण रस, हास्य रस, वीर रस, श्रृंगार रस, बस यही 4 पढ़ने हैं। छंद में दोहा, चौपाई, सोरठा, कुंडलियां पढ़ना है। अलंकार में रूपक, यमक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा, ये सब पढ़ना है, काम खत्म। श्लेष, ठीक है। तो बस इतना अगर पढ़ने से 6 नंबर कंप्लीट हो जाए तो कौन ना करना चाहेगा। रस छंद अलंकार पे मैं हर साल वीडियो बनाता हूं, लाखों छात्र या मिलियंस में छात्र बच्चों को मतलब बच्चे जो है उस वीडियो को देखते हैं, क्योंकि 100% फिक्स होता है हमारे हिंदी में रस छंद अलंकार। और उसी में से आज एक रस हम लेकर आए हैं जो है करुण रस। अब नाम में ही भाई करुणा है, मतलब करुण है, यानी कि थोड़ा सा तो दुख की बात होगी जरूर, ठीक है। करुण रस, तो देखो करुण रस का स्थायी भाव शोक है। करुण रस का, देखो रस का जो होता है स्थायी भाव होता है, जैसे हास्य रस का हास, करुण रस का शोक, वीर रस का उत्साह, श्रृंगार रस का रति। होता है कि नहीं होता है? होता है ना ऐसे। तो ये पहला लाइन आपको यही डेफिनेशन में लिखना है, ये मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। अब देखो, जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। मतलब जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग करेगा तब होगा करुण रस की उत्पत्ति। जब आप हास्य रस का लिखना तो ऐसे डेफिनेशन लिखना, मैं ट्रिक बता रहा हूं। हास्य रस का स्थायी भाव हास है। जब हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है तब हास्य रस कहलाता है। ओके, डन है? कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम अगर हो भाई तो हमारे साथ शेयर करो, क्योंकि हम हैं आपके हिंदी के टीचर। हिंदी में कोई भी प्रॉब्लम है हमसे बताओ, ठीक है। आगे बढ़े बच्चों, चलो देखते हैं उदाहरण। देखो भैया, क्यों छलक रहा दुख मेरा उषा की मृदु पलकों में, हां उलझ रहा सुख मेरा संध्या की घन अलकों में। एक चीज मैं और बता दूं भाई, इसमें दुख आ गया तो समझ लो फिर यहां पे करुण रस तो होगा ही होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप यही वाला उदाहरण लिखें। आपको जो भी उदाहरण याद हो भाई लिख सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब उदाहरण तो कई होते हैं, आप दूसरा भी लिख सकते हो। कुछ बच्चे कहेंगे सर जी हमने तो दूसरे वाले बुक में देखा था, उसमें उदाहरण दूसरा था, हमने दूसरे वाले में बुक में देखा परिभाषा दूसरी थी। अरे भैया, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तो हो सकते हैं, लेकिन तरीका सेम ही रहेगा। आप उदाहरण कुछ भी लिख सकते हैं, बस करुण रस का होना चाहिए। डेफिनेशन आप 1-2 तरह से लिख सकते हैं, आपके पास हैं ऑप्शंस, ठीक है। तो उदाहरण समझ में आ गया। क्यों छलक रहा दुख मेरा उषा की मृदु पलकों में, हां उलझ रहा सुख मेरा संध्या की घन अलकों में। चलो, जब दुख का नाम आया भाई तो चेहरा उतर गया, जब सुख आया तो हंसी आ गई। चलो इसको नोट कर लो फटाफट, तुरंत स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। सोरठा, छंद पे आ जाते हैं बच्चों। छंद रस में मैंने करुण रस बता दिया है, बाकी जो रस है ना उसको भी मैं बताऊंगा। खाने वाला रस नहीं है बच्चों ये, ठीक है। पीने वाला भी रस नहीं है, ये रस है। हास्य रस, करुण रस, वीर रस, ये सब पढ़ लेना। और मैं आगे चल के आपको तीनों, मतलब सारे रस, सारे छंद, सारे अलंकार एक ही वीडियो में पढ़ा दूंगा। और बाय द वे मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया भी है, ठीक है। चलो, सोरठा में आज हम छंद में सोरठा पढ़ेंगे। सोरठा, चौपाई, दोहा, कुंडलियां, यही सब पूछी जाती है, तो आज सोरठा को पढ़ लेते हैं। इसमें मात्राएं गिनना आपको आना चाहिए बच्चों, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। देखो, सोरठा अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। चरण का मतलब 4 पैर समझ लो, 4 चरण होंगे इसमें, ठीक है। अर्धसम मात्रिक का छंद, अर्धसम मात्रिक छंद का मतलब सभी चरण में मात्राएं समान नहीं होंगी, 2 में समान होंगी और 2 में समान होंगी, ठीक है। यानी कि 4 चरण होंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? तो देखो, इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होंगी। मतलब 4 चरण हैं
और 2 चरण जो हैं, पहला और तीसरा, उसमें 11-11, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं हैं, तो यहां पे होगा सोरठा। ठीक है, मतलब 4 चरण हैं, 4 में से 2-2 चरण के समान मात्राएं, मतलब अर्धसम मात्रिक छंद। समझ में आया? अब समझ गए कि नहीं कि अर्धसम मात्रिक छंद क्या होता है? अर्धसम का मतलब जितने चरण है उसका जो आधा आधा चरण है वो समान होगा। ठीक है, जैसे देखो, राम स्वरूप तुम्हार बयान अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथ अपार, नेत नेत नित निगम कहे। ये पहला चरण है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और बेटा ये चौथा है। ठीक है, इसकी मात्राएं गिनना भी मैं सिखाऊंगा। देखो, एक मात्रा अगर होगी तो उसको ऐसे डिनोट करेंगे, सिंगल। ठीक है, 2 मात्रा होगी तो इसको ऐसे डिनोट करेंगे जैसे एस बनाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? मात्राएं गिनना भी आपको बताना ही पड़ता है। तो देखो भैया, जैसे राम, अब रा पे आ का मात्रा आ गया, रा आ, 2 आ गए तो यहां पे 2 मात्रा होगी। ठीक है, मां अकेला है तो 1 मात्रा इस पे होगी। देखो, छोटा दिख रहा होगा लेकिन दिख जरूर रहा होगा। तो 2 1 3 1 4, स्वरूप, स्वरूप है, रा पर बड़ाऊ का मात्रा है, तो रा उ, 2 वर्ड आ गए तो यहां पे 2 मात्रा होगी। ठीक है, 2। पा अकेले हैं भैया, सिंगल है तो सिंगल का तो एक ही होता है। ठीक है, तू, ता पर अगर छोटाऊ का मात्रा है तू, ठीक है, अगर छोटाऊ का मात्रा है तो 1 ही गिना जाएगा, और माँ और हा इन दोनों को मिलाकर 2 गिना जाएगा। फिर यहाँ पे 1, फिर 1 1 1, जो सिंगल है वो सिंगल ही रहेंगे। देखो, ये हमारा पहला चरण यहाँ पे हो चुका है, ये दूसरा चरण मैंने स्टार्ट कर दिया। फिर देखो, 1 यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 1 1, धा, दा पे धा भी लगा, ई भी लगा, तो 2 हो जाएगा 1 1। तो पहले चरण में 2 1 3 1 4 2 6 1 7 1 8 2 10 11 हो गया। और दूसरे चरण में देखो, पहले और तीसरे में 11-11 होना चाहिए। तीसरे का भी गिन लेते हैं। देखो, आ अकेला है 1, बा पर छोटी का मात्रा है 2, तो 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 11 1 9। देखो, फिर से एक बार कर देते हैं हम लोग इसको। देखो, 1 आपका इसका हो जाएगा 1 1 2 1 3 1 4 5 6 7। ठीक है, 1 8 2 10, इसका 1 11। ठीक है, तो पहले और तीसरे में कितना हो गया? 11-11 हो गया। ठीक है, दूसरे और चौथे में 13-13 होगा। जैसे देखो, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 8 1 9 1, देखो 1 2 1 3, देखो 1 2 3 4 2 6 1 7 1 8 1 9 2 11 1 12 1 13। इसमें देखो, 2 ना पर 1 का मात्रा है तो 2 लिया जाएगा, ता पे छोटी का मात्रा है तो 1 3 2 1 3 2 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13। ठीक है, तो पहले और तीसरे में 11-11, दूसरे और चौथे में 13-13, तो ये होगा सोरठा। ठीक है, चलो चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। समझ में आ रहा है बच्चों? बहुत सिंपल सा है, कुछ करना नहीं है भाई। अलंकार पे आ जाओ। अब अलंकार में कई अलंकार हैं, जैसे यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, श्लेष, कई अलंकार है। बाय द वे, आज हम यमक अलंकार को पढ़ने वाले हैं। एक को खत्म करते हैं, बाकी को पढ़ते रहेंगे। देखो, यमक अलंकार, यमक का अर्थ है युग्म अर्थात जोड़ा। वो अलंकार जिसमें कोई शब्द एक से अधिक बार आए परंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, यमक अलंकार कहलाता है। मतलब यमक का अर्थ होता है युग्म अर्थात जोड़ा, मतलब जोड़ा। जैसे अगर वो अलंकार जिसमें कोई शब्द एक से ज्यादा बार आएगा और उसका अर्थ भी भिन्न भिन्न होगा, तो यहां पे होगा बच्चा पार्टी यमक अलंकार। मतलब एक ही शब्द एक से अधिक बार आ रहा है और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो रहा है बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका यमक अलंकार। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए? बहुत सिंपल है, अभी उदाहरण से समझ लो। जैसे काली घटा का घमंड घटा, नभमंडल तारक वृंद खिले। अब देखो, इस वाक्य में घटा शब्द 2 बार आया है। इस उदाहरण में देखो, काली घटा और घमंड घटा, एक मतलब एक ही शब्द 2 बार आया है, लेकिन इसके अर्थ अलग अलग है। जैसे काली घटा, पहली घटा का मतलब है बादल, दूसरी घटा का मतलब है घट गया। ठीक है, तो देखो स्पष्टीकरण छोटा सा लिख दो कि आखिर क्यों यहां पे यमक अलंकार है। देखो, इस उदाहरण में घटा शब्द 2 बार आया है और दोनों स्थानों पर इसका अर्थ भिन्न भिन्न है। जैसे पहले घटा का अर्थ है बादल, दूसरे का अर्थ है घटा का घट गया या कम हो गया, घट गया या कम हो गया। ठीक है, तो यमक अलंकार क्या होता है? ऐसे अलंकार जिसमें एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ भी भिन्न भिन्न हो, वो कहलाता है बच्चों यमक अलंकार। समझ में आ गया? अब इससे इजी भाषा में कौन समझाएगा बच्चों? बहुत आसान भाषा है। ठीक है, इजी वे विद शुभम सर। चलो आगे बढ़ते हैं।
पत्र लेखन पे चलेंगे। हमने कितने नंबर कंप्लीट कर लिए भाई? 36 नंबर का पूरा हमारा व्याकरण है, जिसमें से हमने कितने नंबर को छोड़कर 9 6 15 नंबर को छोड़कर बाकी हम कंप्लीट कर चुके हैं। कितने नंबर को? 15 नंबर को छोड़कर, मतलब 21 मार्क्स जो है हमने कंप्लीट कर लिए हैं। बचा है 15 नंबर, मतलब पत्र और निबंध। लेकिन जब तक इसको भी तोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। चलो देखते हैं भैया पत्र लेखन, और आज हम समझाएंगे आपको ना आवेदन पत्र कैसे लिखते हैं। पत्र कई टाइप के आते हैं, लेकिन आज हम आवेदन पत्र लिखना सिखाएंगे। जैसे मान लो किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए, ये आपका क्वेश्चन है। मतलब आपको किसी बैंक के प्रबंधक को ऋण प्राप्ति के लिए, मतलब उनके जो मैनेजर हैं बैंक के ना, उनको किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र लिखना है। मान लो आप भैया बीए हुए, बीएससी ओएससी करके बैठे हैं एकदम ग्रेजुएशन बढ़िया लेवल में, और आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो क्या करोगे? कोई बिजनेस सोचोगे यार खोल लें, तो बैंक से आपको बिजनेस के लिए ऋण लेना है, ठीक है, लोन लेना है, तो उसके लिए पत्र लिखने जा रहे हैं हम। समझ लो भैया, हो सकता है मेहनत ना करो पढ़ाई में, तो हो सकता है ये पत्र काम आ जाए। ठीक है, देखो जब भी पत्र लिखो पहले लिखो सेवा में। सेवा में जरूर लिखा जाता है, फिर लिखा जाता है जिसको पत्र लिख रहे हैं, प्रबंधक जी को पत्र लिख रहे हैं। किस बैंक के ये प्रबंधक है भाई? बैंक का नाम भी लिखना है, तो पंजाब नेशनल बैंक है, पीएनबी सुना होगा आपने, पंजाब नेशनल बैंक। कहां पर ये बैंक है वो भी एड्रेस लिख दो, सिविल लाइंस फैजाबाद। ठीक है, इतना हमने लिख दिया। सेवा में प्रबंधक, किस बैंक के प्रबंधक है? पंजाब नेशनल बैंक। कहां पर है? ये है बच्चों सिविल लाइंस फैजाबाद। विषय क्या है आपका? भैया किस विषय पर आप पत्र लिख रहे हो? टॉपिक क्या है? टॉपिक कहां से निकालोगे? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर जी टॉपिक कहां से, विषय कहां से लिखें? भाई आपके क्वेश्चन में ही तो विषय दिया है। देखो किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हैं तो ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र लिखो, तो विषय हमारा क्या है इसमें? बैंक में ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र, ये हो जाएगा विषय। आपको जिस टॉपिक पर पत्र लिखने को दिया जा रहा है ना, वही तो विषय होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत सिंपल है भाई, जिस टॉपिक पर आपको पत्र लिखने को बोला गया है वही उस पत्र का विषय होगा। ठीक है, चलो फिर भैया महोदय लिखकर अपनी दुख कथा सुना दो, जो भी आप पे बीती है सब सुना दो। इसको बोलते हैं पत्र की बॉडी। जैसे हम लोग की बॉडी होती है ना भाई, ये सर है, ये मुंह है, ये नाक है, ये बॉडी है। ठीक है, वैसे ये पत्र वाली बॉडी है। देखो लिखो महोदय, सबने निवेदन है कि वर्ष 2000 में 2024 25 26 किस में, वो आपको नहीं लिखना है, ऐसे डॉट डॉट। ठीक है, मैं अवध विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद से अब तक मुझे कहीं कोई रोजगार प्राप्त नहीं हो सका है। पूरी दुख कथा बताना भैया, आधा अधूरा मत छोड़ना। मुझे ज्ञात हुआ, मुझे पता चला कि विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी बेरोजगार युवकों को 50,000 रुपए तक की ऋण सुविधा प्रदान कर रहा है। अतः इस संबंध में आवश्यक प्रपत्र आदि भरवाकर मुझे भी उक्त राशि का ऋण प्रदान करने की कृपा करें। आप भी राशि मांगिए। देखो कितने बढ़िया से लिख रहे भाई, लेने गए हैं कर्जा, लेने गए हैं लोन। ठीक है, मैं कहता रहता हूं भाई मेहनत इतनी करो ना भैया कि फाइनेंशियली आप इतने फ्री हो जाओ ना, मतलब टेंशन रहे ही ना, इतने अच्छे, मतलब इतनी अच्छे पद पर चले जाओ ना, इतना पैसा कमा लो ना पढ़ाई करके, मेहनत करके, कि भाई टेंशन ही ना रहे, ये पत्र आपको ना लिखना पड़े। चलो धन्यवाद सहित लास्ट में लिख देना, दिनांक मत डालना, ऐसे दिनांक लिख देना। भौदीय काखागा, नाम तो बिल्कुल नहीं लिखना है भाई। पूरी कॉपी में आपको अपना नाम लिखना ही नहीं होता, यकीन करोगे? रोल नंबर लिखो आराम से, पूरी कॉपी, मतलब पूरी कॉपी में नहीं, रोल नंबर आपको भरना होता है। ठीक है, जब भी डिटेल भरते हैं। फिर अयोध्या फैजाबाद, अपना एड्रेस लिख दो, हो गया। 6 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कभी भी भाई बैंक से लोन लेना है तो ये आप लिख सकते हैं आसानी से, और मैं चाहूंगा भाई ऐसा किसी के ऊपर, मतलब ऐसा जरूरत ही ना हो। ठीक है, इतने संपन्न रहे आप। आते हैं भैया अपने लास्ट टॉपिक पे। हमने जो है 9 नंबर का एक टॉपिक बचता है, वो है निबंध। इससे पहले जो हमने पत्र बताया है बच्चों ना, ये 6 नंबर का पूरे आता है, मैंने बता ही दिया। अब निबंध हमारा आता है बच्चों पूरे 9 नंबर का। निबंध लिखते समय सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चा पार्टी हेडिंग। क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट? सबसे इंपॉर्टेंट होता है हेडिंग। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है
हेडिंग। और मैंने आपको सारी चीजें बता ही दी हैं भाई। हेडिंग में देखो क्या करना है, जैसे मान लो आज हम लिख रहे हैं भाई एक ऐसी समस्या पर निबंध ना जो बहुत बड़ी समस्या है, वो है पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान। भाई पर्यावरण प्रदूषण क्या है, व्हाट इज पॉल्यूशन, प्रदूषण क्या है, इसका समस्या मतलब ये समस्या और इसका समाधान कैसे करेंगे, ये आपको लिखना है। तो पहले आप एक काम करो, जब भी आप निबंध लिखो सबसे पहले एक रूपरेखा आपको बना लेनी है। क्या? रूपरेखा। रूपरेखा के अंतर्गत हम उन हेडिंग्स को लिखते हैं ना जो आपको निबंध लिखते समय हेडिंग डालना है, उस निबंध को लिखते हैं हम रूपरेखा में। जैसे देखो पहला हेडिंग, जब हम लिखेंगे निबंध ना, पहला हेडिंग कोई भी निबंध लिखो प्रस्तावना हेडिंग जरूर होना चाहिए। फिर उसके बाद में हम निबंध से रिलेटेड हेडिंग्स डालेंगे, जैसे हम प्रदूषण पर लिख रहे हैं भाई, तो प्रदूषण का अर्थ क्या है, प्रदूषण है क्या, प्रदूषण के प्रकार क्या है, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, भाई बहुत टाइप के प्रदूषण है। उसके बाद में प्रदूषण की समस्या और उससे हानियां क्या हैं, समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं। भाई प्रदूषण से बचना है ना, तो वृक्षारोपण सबसे सर्वश्रेष्ठ साधन है भाई। जितना हो सके पेड़ पौधे लगाओ। पेड़ पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो पेड़ पौधे बहुत जरूरी है भाई, वो हमें जीवन दे रहे हैं। गलती से भी एक पेड़ अगर आपसे कट जाए ना तो 10 पेड़ लगाओ। और मैं यही आशा करूंगा कि जब आपका बर्थडे हो भाई ना, बर्थडे जन्मदिन, तो आप एक पेड़ जरूर लगाओ, क्योंकि भाई अपने पर्यावरण को बचाना है ना। आप लोग तो पढ़े लिखे, आपको पेड़ लगाना जरूरी है। फिर उपसंहार, लास्ट में हेडिंग उपसंहार। देखो कोई भी निबंध लिखोगे पहला हेडिंग प्रस्तावना, लास्ट में उपसंहार जरूर से जरूर होना चाहिए। चलो भैया सबसे पहले प्रस्तावना लिखेंगे, आखिर पर्यावरण प्रदूषण है क्या। देखो जो हमें चारों ओर से प्रवृत्त किए हुए है वही हमारा पर्यावरण है। जो हमें चारों ओर से घेरे हुए बच्चों ना, वही तो पर्यावरण है। इस पर्यावरण के प्रति जागरूकता आज की प्रमुख आवश्यकता है, क्योंकि यह प्रदूषित हो रहा है। पर्यावरण जो है बच्चों लगातार प्रदूषित हो रहा है। देखो प्रदूषण की समस्या प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के लिए अज्ञात थी। अरे भैया आज के 100 साल पहले ना पर्यावरण प्रदूषण था ही नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि ये जो बड़े बड़े गाड़ियां चल रही है ना, हवाई जहाज, बस, ट्रक, रेलगाड़ी, ये सब जो धुआं उत्पन्न करती है, जो ध्वनि उत्पन्न करती है, इसी सबसे तो पर्यावरण प्रदूषण होता है। तो पहले ये सब था ही नहीं, तो प्रदूषण कहां से होगा। ठीक है, आगे देखो, ये वर्तमान युग में हुई औद्योगिक प्रगति एवं शस्त्रास्त्रों के निर्माण के फलस्वरूप हुई है। ये जो युद्ध चल रहे हैं लगातार ना, आज ईरान और इजराइल लड़ गया, कल कोई दूसरा लड़ गया, यूक्रेन और जो भी है। ठीक है, तो ऐसे जो लड़ाई चलती है इनमें जो बम वम का इस्तेमाल होता है भाई ना, वो भी प्रदूषण फैलाते हैं कि नहीं। अरे उससे रेडियोधर्मी पदार्थ निकलते हैं, तो प्रदूषण फैलेगा कि नहीं फैलेगा। ठीक है, तो ये सब बहुत ही गलत चीज है। लेकिन भाई मानते नहीं है ट्रंप भैया, तो मानते नहीं है तो लड़ो आराम से। ठीक है, चलो देखो आगे। ध्वनि प्रदूषण पर अपने विचार व्यक्त करते हुए नोबेल पुरस्कार विजेता रॉबर्ट कोच ने कहा था, एक दिन ऐसा आएगा जब मनुष्य को स्वास्थ्य के सबसे बड़े शत्रु के रूप में निर्दयी शोर से संघर्ष करना पड़ेगा। लगता है वो दुखद दिन आ गया है। अरे भैया नोबेल पुरस्कार विजेता रॉबर्ट कोच ने कहा था भैया कि एक दिन ऐसा दिन आएगा ना कि मनुष्य को अपने सबसे बड़े शत्रु जो शोर है, नॉइज है, उससे जंग लड़ना पड़ेगा। मतलब उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, नॉइज कहां से फैलते, कारखानों के सायरन हो गया, हवाई जहाज, ये सब ध्वनि प्रदूषण फैला रहे हैं। चलो आगे बढ़ो। जितनी सुविधा उतनी प्रॉब्लम, प्रदूषण का अर्थ दूसरा हेडिंग है। प्रस्तावना में जो जो हेडिंग हमने लिखे हैं ना, वही हेडिंग हम यहां पे डाल रहे हैं। देखो, स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त पर्यावरण जीवधारियों के अनुकूल होता है। जनसंख्या की असाधारण वृद्धि एवं औद्योगिक प्रगति ने वायु ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है और आज इसने इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि इससे मानवता के विनाश का संकट उत्पन्न हो गया है। प्रदूषण का कहीं ना कहीं रीजन जनसंख्या वृद्धि भी है। भाई जनसंख्या जब बढ़ेगी, लोग जो है रहने के लिए क्या करेंगे, जंगलों को काटेंगे, लकड़ियां लेंगे, उन जंगलों को धीरे धीरे वनों का विनाश होगा और जिससे क्या होगा, प्रदूषण फैलेगा कि नहीं फैलेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्रदूषण फैलने का, प्रदूषण बढ़ने का एक रीजन जनसंख्या वृद्धि भी है। जनसंख्या को भी नियंत्रित करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
आगे देखो, औद्योगिक तथा रासायनिक कूड़े कचरे के ढेर से पृथ्वी, हवा तथा पानी प्रदूषित हो रहे हैं। आगे देखो बच्चों, प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण जो है कितने प्रकार के होते हैं, मैं सबको थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। देखो, आज के वातावरण में प्रदूषण निम्नलिखित रूपों में पाया जाता है। पहला है बच्चों वायु प्रदूषण। देखो, वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए वायु की आवश्यकता होती है, ठीक है, जिस कारण वायुमंडल में इसका विशेष अनुपात होना आवश्यक है। भैया वायु, अरे ऑक्सीजन, वायु जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है भाई? अगर हवा ही नहीं रहेगी तो हम सांस कैसे लेंगे? अरे जी ही नहीं पाएंगे। तो वायु जो है बच्चों बहुत ज्यादा जरूरी है और इसका शुद्ध होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आगे देखो, जीवधारी श्वास द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। बताओ, पेड़ पौधे हमें जीवन दे रहे हैं, समझ लो। बताओ, हम कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ दिए वो लोग ग्रहण करते हैं और वो लोग हमें ऑक्सीजन देते हैं भाई, पेड़ पौधे। तो इसीलिए मैं कहता हूं वृक्षारोपण के द्वारा ही प्रदूषण को रोका जा सकता है। इससे वायुमंडल में शुद्धता बनी रहती है, परंतु मनुष्य की अज्ञानता और स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण आज वृक्षों का अत्यधिक कटाव हो रहा है। मनुष्य की अज्ञानता और स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण आज वृक्ष जो है ना लगातार काटे जा रहे हैं, जो बहुत ज्यादा हार्मफुल है, बहुत ज्यादा आगे प्रॉब्लम देगा। जल प्रदूषण जीवन के अनिवार्य स्रोत के रूप में वायु के बाद प्रथम आवश्यकता जल की होती है। देखो, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम बिल्कुल नहीं जी पाएंगे, लेकिन अगर जल नहीं होगा ना, जल ही जीवन है। अगर पानी नहीं होगा तो भी हम नहीं जी पाएंगे। अरे एक आध दिन तो चला लेंगे किसी तरह, उसके बाद में टाइम टाइम फिर। जल को ही जीवन कहा जाता है भैया। जल का शुद्ध होना स्वस्थ जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। देश के प्रमुख नगरों के जल का स्रोत हमारी सदा नीरा नदियां हैं, फिर भी हम देखते हैं कि बड़े बड़े नगरों के गंदे नाले तथा सीवरों को नदियों में जोड़ दिया जाता है। विभिन्न औद्योगिक व घरेलू स्रोतों से नदियों व अन्य जल स्रोतों में दिनों दिन प्रदूषण पनपता जा रहा है। मतलब जो गंदे गंदे जो पानी है ना, वो भी नदियों से जोड़ दिए जा रहे हैं। तो जल प्रदूषित होगा ही होगा भाई, सिंपल है। तीसरा, ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है, इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखानों के सायरन, मशीनें, लाउड स्पीकर आदि ध्वनि के संतुलन को बिगाड़कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। तेज ध्वनि से श्रवण शक्ति का तो ह्रास होता ही है, साथ ही कार्य करने की क्षमता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से मानसिक विकृति तक हो सकती है भाई। अरे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होगा तो मानसिक रूप से प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि भाई सुनने की हमारी एक क्षमता है, उससे ज्यादा अगर सुनने लगे तो प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। रासायनिक प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण। आज के युग में वैज्ञानिक परीक्षणों का जोड़ है। परमाणु परीक्षण निरंतर होते ही रहते हैं। इनके विस्फोट से रेडियोधर्मी पदार्थ वायुमंडल में फैल जाते हैं और अनेक प्रकार से जीवों को क्षति पहुंचाते हैं। मैंने कहा था ना, जो बम वम गिरते हैं ना भैया, ये भी पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। दूसरे विश्व युद्ध के समय हिरोशिमा और नागासाकी में जो परमाणु बम गिराए गए थे, उनसे लाखों लोग अपंग हो गए और आने वाली पीढ़ी भी इसके हानिकारक प्रभाव से अभी भी अपने आप को नहीं बचा पाई है। मतलब जो अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में जो परमाणु बम गिरा दिए थे ना, वहां के लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ और अभी भी वहां के लोग जो हैं अपंग पैदा हो रहे हैं। तो परमाणु बम कितना खतरनाक है भैया, समझ जाओ आज ही, ठीक है। चलो आगे। इसीलिए परमाणु बम सभी नहीं गिरा सकते भैया कि झगड़ा हो बस तुरंत परमाणु बम छोड़ दें, ऐसा नहीं होता है। ऐसे छोड़ने लगे ना तब तो पूरा ये धरती नाश हो जाए। प्रदूषण की समस्या और उससे हानियां क्या है? देखो, निरंतर बढ़ती हुई मानव जनसंख्या, रेगिस्तान का बढ़ते जाना, भूमि का कटाव, ओजोन की परत का सिकुड़ना, धरती के तापमान में वृद्धि, वनों के विनाश तथा औद्योगिकरण ने विश्व के सम्मुख प्रदूषण की समस्या पैदा की है। कारखानों के धुएं से, विषैले कचरे के बहाव से तथा जहरीली गैसों के रिसाव से आज मानव जीवन समस्याग्रस्त हो गया है। आज तकनीकी ज्ञान के बल पर मानव विकास की दौड़ में एक दूसरे से आगे निकल जाने की होड़ में लगा है। मतलब भाई सब लोग सोचते हैं मैं उससे आगे निकल जाऊं, मैं उससे आगे निकल जाऊं, ठीक है। इस होड़ में वो तकनीकी ज्ञान का ऐसा गलत उपयोग कर रहा है जो संपूर्ण मानव जाति के लिए विनाश का कारण बन गया है, ठीक है। वायु प्रदूषण का गंभीर प्रतिकूल प्रभाव मनुष्यों एवं अन्य प्राणियों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। सिर दर्द, आंखें दुखना, खांसी, दमा, हृदय रोग आदि किसी ना किसी रूप में वायु प्रदूषण से जुड़े हुए हैं। ये सब वायु प्रदूषण के कारण ही हो रहे हैं।
प्रदूषित जल के सेवन से मुख्य रूप से पाचन तंत्र संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार प्रतिवर्ष लाखों बच्चे दूषित जल पीने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न रोगों से मर जाते हैं। ध्वनि प्रदूषण के गंभीर और घातक प्रभाव पड़ते हैं। ध्वनि प्रदूषण के कारण शारीरिक और मानसिक तनाव तो बढ़ता ही है, साथ ही श्वसन गति की और नाड़ी गति में उतार चढ़ाव, जठरांत की गतिशीलता में कमी तथा रुधिर परिसंचरण एवं हृदय के गुणों में भी परिवर्तन होता है। देखो मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं भाई। निबंध लिखने का तरीका होता है, बहुत आसानी से आप निबंध लिख सकते हो। बस क्या करना है आपको, निबंध में क्या है, निबंध में कुछ नहीं है, बस आप हेडिंग अच्छे से डाल दो, लिखते चले जाओ। क्या करना है, जरूरी नहीं है भाई एकदम सर्जिन वाला छाप दो। समस्या का समाधान कैसे करेंगे, ये भी हेडिंग है। देखो, महान शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं ने इस समस्या की ओर गंभीरता से ध्यान दिया है। आज विश्व का प्रत्येक देश इस ओर सजग है। वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन है। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए औद्योगिक संस्थानों में ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि व्यर्थ पदार्थों एवं जल को उपचारित करके ही बाहर निकाला जाए तथा इनको जल स्रोतों से मिलने से रोका जाए। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भी प्रभावी उपाय किए जाने चाहिए। सार्वजनिक रूप से लाउड स्पीकरों आदि के प्रयोग को भी नियंत्रित करना चाहिए। लास्ट में हेडिंग हमारा है उपसंहार, और ये सिर्फ निबंध का लास्ट हेडिंग नहीं बल्कि हमारे इस क्लास का भी लास्ट हेडिंग होगा। उपसंहार मतलब आखिर ओवरऑल आप क्या कहना चाहेंगे प्रदूषण के बारे में। देखो, पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण को रोकने व उसके समुचित संरक्षण के लिए समस्त विश्व में एक नई चेतना उत्पन्न हुई है। हम सभी का उत्तरदायित्व है कि चारों ओर बढ़ते इस प्रदूषित वातावरण के खतरों के प्रति सचेत रहें तथा पूर्ण मनोयोग से संपूर्ण परिवेश को स्वच्छ व सुंदर बनाने का यत्न करें। वृक्षारोपण का कार्यक्रम सरकारी स्तर पर जोर शोर से चलाया जा रहा है तथा वनों की अनियंत्रित कटाई को रोकने के लिए भी कठोर नियम बनाए गए हैं। इस बात के भी प्रयास किए जा रहे हैं कि नए वन क्षेत्र बनाए जाए और जनसामान्य को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाए। भाई पेड़ पौधे जरूर लगाओ, जाते जाते मैं यही कहूंगा। और क्लास जो हमारा है पूरे 36 नंबर क्लियर करने वाला ना, वो यहीं पर फिनिश होगा। कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा अगर यू आर अ बिगिनर, ठीक है, लेकिन प्रो प्लेयर हो भाई तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्लास, ठीक है। तो क्लास कैसा लगा, मैंने आपको सारे टॉपिक तो पढ़ा दिए भाई। मुहावरे, लोकोक्ति, अपठित, गद्यांश, शब्द, शब्दार्थ, अनेकार्थी शब्द, वाक्य संशोधन, रस, छंद, अलंकार, पत्र लेखन, निबंध, पर कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं जिसको हमने छोड़ा हो, ठीक है। बाकी आज का जो हमारा स्पेशल क्लास है बच्चों, वो यहीं पर फिनिश होता है। जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर देना और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना और दोस्तों के साथ भी इस क्लास को शेयर कर देना। बाकी हम चलते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।